बात उन दिनों की है जब गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था। आसमान से सूरज आग के गोले बरसा रहा था और धरती किसी तपते हुए तवे की तरह जल रही थी। लू के थपेड़े इंसान के जिस्म को झुलसा देने के लिए काफी थे। ऐसे मौसम में कोई समझदार इंसान अपने घर से बाहर कदम भी नहीं रखना चाहता था। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए घर पर बैठना मुमकिन नहीं था। उनकी पत्नी फातिमा की तबीयत कुछ दिनों से नासाज थी और हकीम ने शहर से 20 कोस दूर एक पहाड़ी गांव में मिलने वाली एक खास जड़ी बूटी लाने को कहा था। पत्नी की सेहत का सवाल था, इसलिए मुल्ला ने इस जानलेवा गर्मी में भी जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने वफादार गधे, जिसे वह प्यार से रुस्तम कहते थे, की पीठ पर थोड़ा सामान लादा, पानी की मशक भरी और सुबह सुबह ही सफर पर निकल पड़े। मुल्ला ने सोचा था कि दोपहर की तपिश बढ़ने से पहले वह आधा रास्ता तो पार कर ही लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ता कच्चा और रेतीला था। सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, उसकी गर्मी भी प्रचंड होती गई। मुल्ला और उनका गधा दोनों पसीने में तरबतर हो गए। उनका गला सूख रहा था और पैर आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। दूर दूर तक न कोई पेड़ था, न कोई सराय, बस मीलों तक फैला हुआ तपता रेगिस्तान। दोपहर होते होते तो हालत ऐसी हो गई कि चलना दूभर हो गया। मुल्ला को लगा कि अगर वह और आगे चले तो बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। उन्होंने फैसला किया कि किसी छांव वाली जगह पर रुककर कुछ देर सुस्ता लेना ही बेहतर होगा। लेकिन छांव मिले कहाँ से? चारों तरफ तो बस रेत ही रेत थी। तभी उन्हें दूर से एक काफिला आता दिखाई दिया। मुल्ला की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। जब काफिला पास आया तो उन्होंने देखा कि उसमें शहर का जाना माना लेकिन महाकंजूस और लालची सौदागर करीम बख्श अपने नौकरों और माल से लदे ऊँटों के साथ यात्रा कर रहा था। करीम बख्श अपनी कंजूसी के लिए पूरे शहर में बदनाम था। लोग कहते थे कि वह तो किसी को मुफ्त में हवा भी न लेने दे। मुल्ला ने उसे देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। करीम बख्श एक शानदार घोड़े पर सवार था, लेकिन उसके ठीक पीछे एक खाली गधा भी चल रहा था, जिस पर कोई सामान नहीं था। शायद वह उसे किसी दूसरे शहर में बेचने ले जा रहा था। मुल्ला ने सोचा, चलो कम से कम यह सौदागर तो है, शायद इसके पास रुकने का कोई इंतजाम हो। वह हिम्मत करके करीम बख्श के पास पहुंचे। आदाब करीम बख्श साहब, मुल्ला ने हांफते हुए कहा। करीम बख्श ने उन्हें सिर से पांव तक घृणा की नजर से देखा। ओह, तुम हो मुल्ला? इस आग उगलती दोपहर में कहाँ मारे मारे फिर रहे हो? उसकी आवाज में जरा भी हमदर्दी नहीं थी। मुल्ला ने अपनी मजबूरी बताई। सेठ जी, बस थोड़ी देर के लिए कहीं छांव में सुस्ताने की जगह ढूंढ रहा हूं। गर्मी से हाल बेहाल है। क्या मैं आपके काफिले के साथ थोड़ी देर आराम कर सकता हूं? करीम बख्श जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, छांव चाहिए? मुल्ला, तुम्हें पता नहीं कि मैं करीम बख्श हूं? मैं अपनी छांव भी किसी को मुफ्त में नहीं देता। अगर आराम करना है तो जाओ किसी पेड़ के नीचे बैठो। यह कहकर उसने चारों ओर इशारा किया, जहां दूर दूर तक एक भी पेड़ नहीं था। मुल्ला का दिल बैठ गया। उन्हें इस लालची आदमी के असली स्वभाव का अंदाजा था, लेकिन इतनी क्रूरता की उम्मीद नहीं थी। वह निराश होकर लौटने ही वाले थे कि उनकी नजर उस खाली गधे पर पड़ी जो करीम बख्श के पीछे चल रहा था। सूरज ठीक सिर पर था और गधे की एक छोटी गहरी परछाई जमीन पर बन रही थी। उस छोटी सी परछाई को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन के थके हुए दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। अपमान का घूंट पीकर लौटने के बजाय उन्होंने इस लालची सौदागर को उसी के लालच के जाल में फंसाने का फैसला कर लिया। उन्होंने घूमकर करीम बख्श से कहा, सेठ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है।
दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। मैं आपसे छाव मुफ्त में नहीं मांग रहा। मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूं। करीम बख्श की आंखों में चमक आ गई। सौदा शब्द सुनते ही उसके कान खड़े हो गए थे। कैसा सौदा? उसने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने उस खाली गधे की परछाई की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं आपसे और कुछ नहीं, बस आपके इस गधे की परछाई किराए पर लेना चाहता हूं। बस कुछ घंटों के लिए, जब तक यह कड़ी धूप थोड़ी कम नहीं हो जाती। आप इसका जो भी किराया लेना चाहें, मुझे मंजूर होगा। मुल्ला की बात सुनकर पहले तो करीम बख्श को यकीन ही नहीं हुआ। वह और उसके नौकर जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, मुल्ला, लगता है गर्मी तुम्हारे सिर पर चढ़ गई है। अरे पागल, भला कोई परछाई भी किराए पर लेता है क्या? यह तो मैंने आज तक नहीं सुना। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता और मासूमियत से जवाब दिया, क्यों नहीं सेठ जी। जब आप अपनी छाव मुफ्त में नहीं देते, तो मैं भी मुफ्त में नहीं लेना चाहता। यह गधा आपका है, तो इसकी परछाई भी आपकी हुई। मैं आपकी संपत्ति का इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो उसका किराया तो देना ही पड़ेगा। आप बस किराया बताइए। करीम बख्श ने सोचा, यह मुल्ला तो पक्का पागल हो गया है। लेकिन इसमें मेरा क्या नुकसान? मुफ्त में ही पैसे मिल रहे हैं। एक बेजान परछाई के बदले चांदी के सिक्के। इससे अच्छा सौदा और क्या हो सकता है? उसने अपनी चालाकी भरी आंखों को घुमाते हुए कहा, हम किराया तो लगेगा, और पूरा लगेगा। यह कोई मामूली गधा नहीं है, बहुत अच्छी नस्ल का है। तो इसकी परछाई भी बहुत कीमती है। उसने अपनी उंगलियां दिखाते हुए कहा, पूरे 5 चांदी के सिक्के लगेंगे, 1 घंटे के नहीं, बल्कि जब तक तुम चाहो तब तक के लिए। 5 चांदी के सिक्के एक बहुत बड़ी रकम थी, खासकर मुल्ला जैसे साधारण आदमी के लिए। लेकिन मुल्ला के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने अपनी कमर में बंधी छोटी सी थैली खोली और उसमें से 5 चांदी के सिक्के निकालकर करीम बख्श के हाथ पर रख दिए। यह लीजिए सेठ जी, मुल्ला ने कहा। मुझे आपका सौदा मंजूर है। करीम बख्श ने सिक्कों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि उसने दुनिया का सबसे आसान सौदा किया है। उसने सोचा, आज तो इस मूर्ख मुल्ला को अच्छा बेवकूफ बनाया। पूरे शहर में कहानी सुनाऊंगा कि कैसे मैंने मुल्ला को एक परछाई 5 चांदी के सिक्कों में बेच दी। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन इतने सीधे कहाँ थे। उन्होंने कहा, सेठ जी, सौदा तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसकी लिखापढ़ी भी कर लें, ताकि बाद में कोई मुकर न सके। क्या पता आप ही कह दें कि मैंने किराया नहीं दिया। करीम बख्श को यह बात और भी अच्छी लगी। लिखापढ़ी हो जाने से तो सौदा पक्का हो जाएगा और मुल्ला की मूर्खता का सबूत भी बन जाएगा। वह तुरंत राजी हो गया। उसने अपने एक नौकर को कागज और कलम लाने का आदेश दिया। एक सौदा लिखा गया। मैं करीम बख्श, शहर का एक सम्मानित सौदागर, आज दिनांक को गवाहों के सामने अपने गधे की परछाई का इस्तेमाल करने का अधिकार मुल्ला नसीरुद्दीन को 5 चांदी के सिक्कों के बदले में देता हूं। जब तक सूरज आसमान में रहेगा और इस गधे की परछाई जमीन पर पड़ेगी, उस परछाई पर मुल्ला नसीरुद्दीन का अधिकार होगा। वह अपनी किराए की संपत्ति का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गधे का मालिक होने के नाते मेरा या मेरे किसी आदमी का परछाई पर कोई हक नहीं होगा। नीचे करीम बख्श ने गर्व से अपने दस्तखत किए और मुल्ला ने भी शांति से अपना अंगूठा लगा दिया। करीम बख्श के 2 नौकरों ने गवाह के तौर पर दस्तखत कर दिए। सौदा पक्का हो गया था। करीम बख्श ने वह कीमती कागज अपनी जेब में रखा और मुल्ला की ओर देखकर विजी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है मुल्ला,
अब आनंद लो अपनी महंगी परछाई का। यह कहकर उसने अपने काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। मुल्ला ने तुरंत कहा, 1 मिनट सेठ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? करीम ने चिढ़कर कहा, मैं आगे जा रहा हूँ। तुम यहीं बैठकर आराम करो अपनी परछाई में। मुल्ला ने मासूमियत से कहा, लेकिन सेठ जी, मैंने गधे की परछाई किराए पर ली है, इस जमीन को नहीं। अगर गधा आगे जाएगा तो परछाई भी तो उसी के साथ आगे जाएगी। मुझे तो अपनी किराए की संपत्ति के साथ ही रहना पड़ेगा। करीम बख्श को एक पल के लिए झटका लगा। बात तो सही थी। वह कुछ कह नहीं पाया। उसने गुस्से में गधे की लगाम पकड़ी और आगे बढ़ गया। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए ठीक उस गधे के पीछे पीछे उसकी परछाई में चलने लगे। अब मुल्ला को धूप में नहीं चलना पड़ रहा था। वह आराम से परछाई की ठंडक में चल रहे थे, जबकि करीम बख्श और उसके नौकर पसीने से भीग रहे थे। खेल तो अब शुरू हुआ था। सफर फिर से शुरू हो गया। करीम बख्श का काफिला आगे बढ़ रहा था और ठीक उसके पीछे गधे की परछाई में मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े आराम से चले आ रहे थे। करीम बख्श मन ही मन खुद को कोस रहा था। उसने सोचा था कि मुल्ला एक जगह बैठकर आराम करेगा और वह आगे निकल जाएगा, लेकिन मुल्ला तो परछाई के साथ चिपक ही गया था। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा, गधे की परछाई लंबी होने लगी। अब वह सिर्फ गधे के नीचे नहीं, बल्कि उसके अगल बगल भी फैल रही थी। मुल्ला भी उसी के अनुसार अपनी जगह बदलते रहे। कभी वह परछाई में लेट जाते, कभी बैठ जाते तो कभी ऊँघने लगते। करीम बख्श का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़ रहा था कि मुल्ला क्या कर रहा है। उसकी एकाग्रता भंग हो रही थी और उसे अपने ही फैसले पर पछतावा होने लगा था। शाम होने से कुछ पहले काफिला एक छोटी सी बस्ती के पास पहुंचा, जहां एक सराय थी। करीम बख्श ने फैसला किया कि रात वहीं बिताई जाएगी। उसने अपने नौकरों को सामान उतारने का हुक्म दिया। उसने सोचा, चलो अच्छा है, अब यह मुल्ला अपनी परछाई लेकर कहीं और जाएगा। उसने गधे को एक खूंटे से बांध दिया। सूरज ढल रहा था और गधे की परछाई लंबी होकर सराय की दीवार पर पड़ रही थी। मुल्ला भी आराम से जाकर दीवार के सहारे ठीक उसी परछाई में बैठ गए। करीम बख्श सराय के मालिक से अपने और अपने नौकरों के लिए कमरों का इंतजाम करने लगा। उसने मुल्ला को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जब सब कुछ तय हो गया और करीम अपने कमरे में जाने लगा, तो मुल्ला ने उसे आवाज दी। सेठ जी, 1 मिनट। करीम ने गुस्से से पूछा, अब क्या है? मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, सेठ जी, आपने तो अपने रहने का इंतजाम कर लिया, लेकिन मेरी किराए की संपत्ति का क्या? यह गधा रात भर यहीं खूंटे से बंधा रहेगा। कहीं कोई चोर उचक्का इसे चुराकर न ले जाए। अगर गधा चोरी हो गया तो मेरी परछाई का क्या होगा? मेरे 5 चांदी के सिक्कों का क्या होगा? करीम बख्श चिल्लाया, तो मैं क्या करूं? यह मेरा गधा है, मैं इसकी हिफाजत खुद कर लूंगा। मुल्ला ने कहा, नहीं सेठ जी, अब इस पर मेरा भी हक है। जब तक सूरज डूबा नहीं है, इसकी परछाई मेरी है और मैं अपनी संपत्ति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूं। आप इस गधे को अपने कमरे में ले जाइए ताकि यह सुरक्षित रहे और सुबह मुझे मेरी परछाई सही सलामत मिल सके। यह सुनकर करीम बख्श का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? गधे को कमरे में? तुम पागल हो गए हो क्या मुल्ला? मुल्ला ने सौदे का कागज याद दिलाते हुए कहा, सेठ जी, सौदे के मुताबिक परछाई का सुरक्षित रहना आपकी जिम्मेदारी है। अगर परछाई को कुछ हुआ तो आपको मेरे 5 सिक्के ब्याज समेत लौटाने होंगे। सराय का मालिक और आसपास खड़े लोग यह तमाशा देखकर हंस रहे थे।
करीम बख्श की इज्जत का फालूदा बन रहा था। गुस्से और बेइज्जती के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन वह सौदे की शर्तों से बंधा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बहुत बहस के बाद उसने हार मान ली और नौकरों को हुक्म दिया कि गधे को कमरे के बाहर बरामदे में बांध दिया जाए, जहां से वह उस पर नजर रख सके। मुल्ला मुस्कुराते हुए वहीं दीवार के पास अपनी चादर बिछाकर लेट गए। उस रात करीम बख्श को ठीक से नींद नहीं आई। वह बार बार उठकर देखता कि गधा वहीं है या नहीं। उसे लग रहा था कि उसने परछाई नहीं, एक बहुत बड़ी मुसीबत किराए पर दे दी है। अगली सुबह सफर फिर शुरू हुआ। करीम बख्श का चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वह रात भर की बेइज्जती भूला नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि आज वह गधे को इतनी तेज दौड़ाएगा कि मुल्ला पीछे ही छूट जाए। लेकिन मुल्ला भी कहाँ कम थे। जैसे ही करीम ने गधे की रफ्तार बढ़ाई, मुल्ला भी अपनी छड़ी के सहारे लगभग दौड़ते हुए परछाई के साथ साथ चलने लगे। वह हाँफ रहे थे, लेकिन अपनी किराए की संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यह देखकर करीम को और भी ज्यादा गुस्सा आया। दोपहर तक वे उस पहाड़ी गांव के बाजार में पहुंच गए, जहां मुल्ला को जड़ी बूटी लेनी थी और करीम बख्श को अपना कुछ माल बेचना था। बाजार में बहुत भीड़ थी। करीम ने एक अच्छी सी जगह देखकर अपनी दुकान लगा ली। उसने कीमती कपड़ों और मसालों का ढेर लगा दिया और गधे को दुकान के ठीक पीछे बांध दिया। उस समय सूरज लगभग सिर पर था और गधे की परछाई छोटी होकर ठीक गधे के नीचे सिमट गई थी। करीम ने सोचा, अब यह मुल्ला कहाँ बैठेगा, अब आएगा मजा। मुल्ला नसीरुद्दीन सीधे उसकी दुकान पर आए। उन्होंने चारों ओर देखा। गधे की छोटी सी परछाई ठीक गधे के पेट के नीचे थी। परछाई में बैठने की कोई जगह नहीं थी। करीम बख्श ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों मुल्ला जी, अब कहाँ बैठोगे अपनी किराए की परछाई में? लगता है आज तो धूप में ही जलना पड़ेगा। मुल्ला मुस्कुराए। सेठ जी, आप चिंता क्यों करते हैं? जब तक परछाई है तब तक उसका मालिक मैं हूं। जगह छोटी है तो क्या हुआ, मैं इंतजाम कर लूंगा। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने जो किया, उसे देखकर पूरे बाजार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह झुके और चारों हाथों पैरों के बल चलकर उस गधे के नीचे उसकी परछाई में घुसकर लेट गए। अब सोचिए, बाजार के बीचों बीच एक सजीदजी दुकान के पीछे एक आदमी गधे के नीचे लेटा हुआ है। यह एक ऐसा अविश्वसनीय और हास्यास्पद दृश्य था कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जो लोग करीम की दुकान पर सामान खरीदने आ रहे थे, वे भी रुककर यह तमाशा देखने लगे। एक ग्राहक ने पूछा, अरे सेठ, यह तुम्हारी दुकान के पीछे गधे के नीचे कौन लेटा है? करीम बख्श शर्म से पानी पानी हो गया। उसने मुल्ला से कहा, ऐ मुल्ला, बाहर निकलो, तुम मेरी दुकान का तमाशा बना रहे हो। मुल्ला ने गधे के नीचे से ही जवाब दिया, मैं तो अपनी किराए की जगह पर हूं सेठ जी, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा। आप अपना काम कीजिए। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई। लोग करीम बख्श पर हंस रहे थे। देखो देखो, कंजूस करीम सेठ की क्या हालत हुई है, एक आदमी चिल्लाया। लगता है मुल्ला जी ने सेठ को अच्छा सबक सिखाया है, दूसरा बोला। करीम बख्श का व्यापार चौपट हो रहा था। कोई भी ग्राहक अब सामान खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। सबकी नजरें तो गधे के नीचे लेटे मुल्ला पर थीं। उसकी इज्जत, उसका घमंड, सब कुछ बाजार में नीलाम हो रहा था। आखिरकार उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह लगभग रोते हुए मुल्ला के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मुल्ला, मेरे भाई, मुझ पर रहम करो, बाहर निकल आओ।
मैं यह सौदा रद्द करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। मुल्ला गधे के नीचे से बाहर निकले, अपने कपड़े झाड़े और बड़ी शांति से बोले, सेठ जी, सौदा इतनी आसानी से रद्द नहीं होता। आपने मुझसे 5 चांदी के सिक्के लिए थे, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। अब अगर आप इस सौदे को खत्म करना चाहते हैं तो मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। करीम बख्श ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बस इस मुसीबत से मेरा पीछा छुड़ाओ। मुल्ला ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, पहली शर्त, आप मेरे 5 चांदी के सिक्के मुझे वापस करेंगे। मंजूर है, करीम ने तुरंत कहा। दूसरी शर्त, आपने मुझे जो मानसिक पीड़ा दी है और मेरा जो समय बर्बाद किया है, उसके हर जाने के तौर पर आप मुझे 5 और चांदी के सिक्के देंगे। करीम का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन भीड़ के सामने बेइज्जत होने से बचने के लिए उसने कांपते हुए हामी भर दी। ठीक है, मंजूर है। और तीसरी और आखिरी शर्त, मुल्ला ने अपनी बात पूरी की, आप मुझे इसी गधे पर बिठाकर मेरे घर तक छोड़कर आएंगे, क्योंकि आपकी वजह से मैं बहुत थक गया हूं। यह सुनकर करीम बख्श को लगा कि जैसे किसी ने उसके सिर पर पहाड़ पटक दिया हो, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपनी थैली से 10 चांदी के सिक्के निकालकर मुल्ला को दिए, भीड़ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और फिर मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने उस कीमती गधे पर बिठाया। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जड़ी बूटी लेकर 10 चांदी के सिक्के कमाकर और उसी सौदागर के गधे पर सवार होकर शान से अपने घर वापस लौटे, जिसने उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाया था। करीम बख्श को लालच और अहंकार का ऐसा सबक मिला जो वह जिंदगी भर नहीं भूल पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन बुद्धिमानी अंधेरे में भी रास्ता खोज लेती है। दौलत और ताकत का घमंड करने वाले अक्सर अक्ल के एक छोटे से दाव से हार जाते हैं। कहानी 2। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक ऐसा राजा शासन करता था जो अपनी प्रजा में बुद्धिमान लोगों को बहुत महत्व देता था। वह अक्सर अपने दरबार में विद्वानों, कवियों और बुद्धिमान पुरुषों को आमंत्रित करता था ताकि वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें और दरबारियों को कुछ नया सिखाएं। राजा स्वयं भी ज्ञानी था, लेकिन उसे कभी कभी अपने दरबारियों के चाटुकारिता भरे रवैये से खीज होती थी। वह जानता था कि उसके दरबारी अक्सर केवल वही कहते हैं जो राजा सुनना चाहता है, न कि वह जो सच है। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी आज ज्ञान पर चर्चा करें। मुझे बताइए, सच्ची बुद्धिमत्ता क्या है और एक व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कैसे बनता है। दरबारी तुरंत अपनी अपनी ज्ञान की पोटलियां खोलने लगे। एक दरबारी जो खुद को बहुत विद्वान मानता था, खड़ा हुआ और बोला, महाराज, सच्ची बुद्धिमत्ता शास्त्रों का गहन अध्ययन करने में निहित है। जिसने सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया हो वही बुद्धिमान है। दूसरा दरबारी जो कवि भी था बोला, नहीं महाराज, सच्ची बुद्धिमत्ता प्रकृति को समझने और उसकी सुंदरता को शब्दों में पिरोने में है। जो कवि प्रकृति के रहस्यों को जान ले वही बुद्धिमान है। तीसरा दरबारी जो एक गणितज्ञ था बोला, महाराज, यह सब बकवास है। सच्ची बुद्धिमत्ता संख्याओं और गणनाओं में है। जो ब्रह्मांड के गणित को समझ ले वही बुद्धिमान है। इस तरह सभी दरबारी अपनी अपनी समझ के अनुसार बुद्धिमत्ता की परिभाषाएं देने लगे। वे एक दूसरे से बहस कर रहे थे, अपनी अपनी राय को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहे थे। राजा यह सब सुन रहा था, लेकिन उसे किसी भी जवाब से पूरी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसे लग रहा था कि वे सब केवल अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, न कि सच्ची बुद्धिमत्ता को समझ रहे हैं।
इसी बीच मुल्ला नसरुद्दीन, जो राजा के निमंत्रण पर कभी कभार दरबार में आते थे, वहां मौजूद थे। वे एक कोने में चुपचाप बैठे सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की सी मुस्कान थी। राजा ने मुल्ला की ओर देखा और कहा, मुल्ला, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता पर कहने के लिए कुछ नहीं है? मुल्ला धीरे से उठे और राजा को सलाम किया। उन्होंने कहा, महाराज, इन सभी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बुद्धिमत्ता को परिभाषित किया है और सभी अपनी जगह सही भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता की जड़ कुछ और ही है। दरबारी मुल्ला की ओर देखने लगे। वे अक्सर मुल्ला की बातों को हल्का या बेतुका मानते थे। उन्हें लगा कि मुल्ला अब कोई मूर्खतापूर्ण बात कहेगा। राजा ने मुल्ला से कहा, तो बताओ मुल्ला, तुम्हारे अनुसार सच्ची बुद्धिमत्ता क्या है? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, महाराज, मेरे विचार में सच्ची बुद्धिमत्ता जानने से ज्यादा समझने में है। और समझने के लिए सही सवाल पूछना सबसे महत्वपूर्ण है। दरबारी हंसने लगे। एक दरबारी ने ताना मारा, सिर्फ सवाल पूछना? मुल्ला, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ज्ञान तो जवाब देने में है, सवाल पूछने में नहीं। मुल्ला ने शांत भाव से उस दरबारी की ओर देखा और कहा, अच्छा, तो क्या आप कह रहे हैं कि आप सभी के पास हर सवाल का जवाब है? दरबारी ने गर्व से कहा, हाँ, हम विद्वान हैं। हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे। तो फिर क्या मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछ सकता हूं? अगर आप मेरे सवालों के सही जवाब दे पाए तो मैं मान लूंगा कि आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। राजा को यह विचार अच्छा लगा। उसने मुल्ला से कहा, ठीक है मुल्ला, पूछो अपने सवाल। देखते हैं हमारे दरबारी कितने ज्ञानी हैं। मुल्ला ने अपनी टोपी थोड़ी तिरछी की और अपना पहला सवाल पूछा। उन्होंने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके कहा, पहला सवाल, यह बताइए कि मेरे घर से यहाँ दरबार तक आने में मैंने कितने कदम चले? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसा सवाल था? यह तो कोई नहीं जान सकता था। एक दरबारी ने कहा, मुल्ला, यह कैसा बेतुका सवाल है? यह कोई नहीं बता सकता। मुल्ला ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी और कहा, क्यों नहीं बता सकते? क्या आप सभी ने अभी अभी यह दावा नहीं किया था कि आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं? अगर आप यह नहीं बता सकते कि मैंने कितने कदम चले, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप बुद्धिमान हैं? दरबारी शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि मुल्ला ने उन्हें पहले ही सवाल में फंसा दिया था। राजा भी मुस्कुरा रहा था। उसे मुल्ला की चाल पसंद आई। मुल्ला ने अपना दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, यह बताइए कि इस वक्त इस कमरे की छत पर कितनी मक्खियां बैठी हैं? फिर से दरबार में खामोशी छा गई। दरबारी छत की ओर देखने लगे, लेकिन कोई मक्खी उन्हें नहीं दिख रही थी। और अगर दिख भी जाती तो उन्हें गिनना नामुमकिन था। एक दरबारी ने हिम्मत करके कहा, मुल्ला, यह सवाल भी असंभव है। कोई कैसे बता सकता है? मुल्ला ने कहा, असंभव क्यों? अगर आप हर चीज का ज्ञान रखते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए। या क्या आपका ज्ञान केवल किताबों तक ही सीमित है, वास्तविक दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं? दरबारी और भी अधिक शर्मिंदा हो गए। उन्हें मुल्ला की बातों में सच्चाई दिख रही थी। उनका सारा घमंड चूर चूर हो रहा था। मुल्ला ने अपना तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। तीसरा सवाल, आप सभी इतने विद्वान और ज्ञानी हैं। आप सभी ने बुद्धिमत्ता की इतनी परिभाषाएं दी।
तो अब मुझे यह बताइए कि जब कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी होने का दावा करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसने कितने कदम चले या छत पर कितनी मक्खियां हैं, तो वह अपने ज्ञान का क्या करेगा? क्या उसका ज्ञान उसे वास्तविक जीवन की समस्याओं से निपटने में मदद करेगा? और अगर नहीं, तो क्या ऐसे ज्ञान को सच्ची बुद्धिमत्ता कहा जा सकता है? मुल्ला के इन सवालों ने दरबार में बैठे सभी लोगों को सन्न कर दिया। दरबारी अपनी जगहों पर जड़ हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुल्ला ने उन पर सवालों से हमला किया था और वे पूरी तरह से निहत्थे थे। उनका सारा घमंड, उनकी सारी विद्वत्ता अचानक बेकार लगने लगी। राजा ने यह सब देखा और वह मुल्ला की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने खड़े होकर तालियां बजाईं। राजा ने कहा, वाह मुल्ला, तुमने आज हम सभी को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तुमने दिखाया है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि वह जानकारी को समझना, उसका उपयोग करना और सबसे बढ़कर अपनी सीमाओं को जानना है। राजा ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, आप सभी ने मुल्ला से बहुत कुछ सीखा है। अब आप समझ गए होंगे कि केवल किताबों का ज्ञान या बहस करने की कला ही बुद्धिमत्ता नहीं है। सच्ची बुद्धिमत्ता विनम्रता, व्यावहारिकता और सही सवाल पूछने की क्षमता में निहित है। राजा ने मुल्ला को ढेर सारे उपहार दिए और उन्हें अपने दरबार में एक स्थायी स्थान दिया। उसने मुल्ला से कहा कि वह हमेशा दरबार में रहें और अपने सवालों से दरबारियों को जमीन से जोड़े रखें। इस घटना के बाद दरबारियों के व्यवहार में बहुत बदलाव आया। वे पहले से अधिक विनम्र हो गए और उन्होंने अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना सीखा। वे समझ गए कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में नहीं है, बल्कि दूसरों से सीखने और अपनी कमियों को स्वीकार करने में भी है। कहानी 3। कहानी की शुरुआत होती है एक गर्म और उमस भरी दोपहर से। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से घर के आंगन में अपने प्यारे गधे के साथ बैठे धूप का आनंद ले रहे थे। उनकी पत्नी फातिमा आंगन में लगे गुलाब के पौधों को पानी दे रही थीं। यह उनका छोटा सा संसार था, जिसमें खुशियां धूप की तरह फैली हुई थीं। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। उनके ठीक बगल में शहर का सबसे अमीर और सबसे कंजूस सेठ कासिम एक आलीशान 3 मंजिला हवेली बनवा रहा था। कासिम अपनी दौलत के नशे में चूर था और दूसरों को छोटा दिखाने में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। जैसे जैसे हवेली की दीवारें ऊंची उठती गईं, मुल्ला के घर में सूरज की रोशनी आनी कम होती गई। पहले तो मुल्ला ने इसे नजरअंदाज किया। चलो, उन्होंने सोचा, थोड़ी छांव भी अच्छी होती है। लेकिन जब हवेली बनकर तैयार हुई तो मुल्ला का घर लगभग अंधेरे में डूब गया। एक विशाल निर्दयी दीवार उनके और सूरज के बीच खड़ी हो गई थी। फातिमा के गुलाब के पौधे मुरझाने लगे। आंगन में नमी और सीलन की गंध फैलने लगी। गधा भी सुस्त रहने लगा। घर में एक अजीब सी उदासी छा गई थी, जैसे किसी ने उनकी खुशियों पर पर्दा डाल दिया हो। एक शाम फातिमा ने उदास मन से कहा, नसीरुद्दीन, यह दीवार तो हमारे घर की रौनक ही खा गई। अब तो दिन में भी दिया जलाना पड़ता है। पौधे तो जैसे मरने की कगार पर हैं। मुल्ला ने गहरी सांस ली। उन्होंने कासिम से बात करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह सुबह वह कासिम की हवेली के बाहर पहुंचे। पहरेदारों ने उन्हें रोका, लेकिन मुल्ला की प्रसिद्धि के कारण उन्हें अंदर जाने दिया गया। कासिम अपने बगीचे में मखमली गद्दों पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसने मुल्ला को सिर से पांव तक देखा, जैसे कोई कीड़े मकोड़े को देख रहा हो। क्या बात है मुल्ला? कासिम ने धुआं उगलते हुए पूछा। सुबह सुबह कैसे रास्ता भूल गए? कुछ चाहिए क्या? वैसे मैं खैरात नहीं देता, मुल्ला ने शांति से जवाब दिया।
सेठ जी, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो बस यह कहने आया हूँ कि आपकी इस ऊंची दीवार ने मेरे घर का सूरज छीन लिया है। मेरे पौधे मर रहे हैं, घर में अंधेरा रहता है। क्या इसका कुछ हो सकता है? कासिम जोर से हंसा। उसकी हंसी में अहंकार और क्रूरता थी। तो इसमें मैं क्या करूं, मुल्ला? मैंने अपनी जमीन पर दीवार बनाई है, तुम्हारी जमीन पर तो नहीं। अगर तुम्हें सूरज चाहिए तो जाओ, आसमान में थोड़ा नीचे लटकवा लो, या फिर अपना घर कहीं और बना लो। मैं तुम्हारी गरीबी के लिए अपनी हवेली की शान कम नहीं कर सकता। यह कहकर कासिम ने मुल्ला को जाने का इशारा कर दिया। मुल्ला चुपचाप लौट आए। उनका दिल अपमान से भारी था, लेकिन उनके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। वह जानते थे कि कासिम जैसे लोगों से सीधे टकराना मूर्खता है। उसे उसी के खेल में, उसी के नियमों से हराना होगा। उस दिन मुल्ला घंटों तक अपने अंधेरे आंगन में चुपचाप बैठे सोचते रहे। उनकी नजर बार बार कासिम की हवेली की दीवार पर पड़ती और फिर अपनी ही परछाई पर। सूरज सिर पर था, लेकिन उसकी रोशनी उन तक नहीं पहुंच रही थी। कासिम की दीवार की परछाई ने उनके पूरे घर को निगल लिया था। परछाई, परछाई, यही शब्द मुल्ला के दिमाग में गूंज रहा था। और तभी उनकी आंखों में एक शरारती चमक उभरी। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उन्हें एक ऐसा विचार सूझा था जो बेतुका था, पागलपन भरा था, लेकिन शायद यही कासिम के घमंड को तोड़ने का एकमात्र तरीका था। वह अपनी पत्नी के पास गए और बोले, फातिमा, अब उदास मत हो। मैंने इस दीवार का इलाज ढूंढ लिया है, और इसका इलाज ऐसा होगा कि पूरी दुनिया सालों तक याद रखेगी। फातिमा ने हैरानी से पूछा, कैसा इलाज? क्या तुम दीवार तोड़ने जा रहे हो? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, नहीं बेगम, मैं दीवार नहीं, दीवार वाले का घमंड तोड़ने जा रहा हूँ। मैं एक सौदा करने जा रहा हूँ। एक ऐसा सौदा जिसमें मैं अपनी एक बहुत ही कीमती चीज बेचूंगा। ऐसी क्या कीमती चीज है हमारे पास? फातिमा ने पूछा। मुल्ला ने सूरज की उस हल्की सी किरण की तरफ देखा जो दीवार के कोने से छनकर आ रही थी और उनकी परछाई बना रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी परछाई? मैं कासिम को अपनी परछाई बेचने जा रहा हूं। भाग 2, एक अनोखा सौदा। अगले दिन शहर का बाजार पूरी तरह से भरा हुआ था। लोग अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे, ग्राहक खरीदारी कर रहे थे, और हर तरफ एक अलग ही रौनक थी। ठीक उसी समय मुल्ला नसीरुद्दीन एक अजीब सा काम कर रहे थे। वह अपने हाथ में एक नापने वाला फीता लिए अपनी ही परछाई को नाप रहे थे। कभी वह उसकी लंबाई नापते, कभी चौड़ाई, और फिर कुछ अपनी डायरी में लिख लेते। लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे। लगता है मुल्ला जी का दिमाग फिर गया है, एक दुकानदार ने दूसरे से कहा। हाँ, वरना कोई अपनी परछाई को क्यों नापेगा भला, दूसरे ने जवाब दिया। यह खबर उड़ते उड़ते कासिम सेठ के कानों तक भी पहुंची। वह अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों को लूटने की नई नई तरकीबें सोच रहा था। उसने अपने नौकर को भेजकर पता लगाने को कहा कि आखिर माजरा क्या है। थोड़ी देर बाद मुल्ला खुद कासिम की दुकान के सामने पहुंच गए। उस समय दोपहर के 12 बजे थे और सूरज ठीक सिर पर था, जिससे मुल्ला की परछाई छोटी और गहरी हो गई थी। कासिम ने व्यंग्य से पूछा, क्यों मुल्ला, आज अपनी परछाई की नीलामी करने निकले हो क्या? मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, सेठ जी, आप तो बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं। आपने मेरे मन की बात जान ली। मैं वाकई अपनी परछाई बेचना चाहता हूं। यह बहुत ही कीमती और वफादार परछाई है। आज तक कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अब कुछ मजबूरी है, इसलिए बेचना पड़ रहा है।
दुकान पर खड़े सारे लोग हंसने लगे। कासिम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हाँ हाँ हाँ, मुल्ला तुम सच में पागल हो गए हो। परछाई को कौन खरीदता है? यह तो मुफ्त की चीज है। मुल्ला ने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, सेठ जी, आप इसकी कीमत नहीं जानते। यह कोई आम परछाई नहीं है। यह नसीरुद्दीन की परछाई है। यह जहां जाती है अपने साथ बुद्धिमानी और हास्य ले जाती है। सुबह यह लंबी होती है, दोपहर में छोटी हो जाती है। यह आपके साथ चलेगी, बैठेगी, और जब आप सो जाएंगे तो आपके पैरों के नीचे छिप जाएगी। ऐसी वफादार चीज कहाँ मिलेगी? कासिम को इसमें मजा आने लगा। उसे लगा कि यह मुल्ला को और अपमानित करने का एक अच्छा मौका है। उसने सोचा, मैं इसकी परछाई खरीद लेता हूँ। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाऊंगा कि मुल्ला इतना गरीब हो गया कि उसे अपनी परछाई बेचनी पड़ी। उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। यह सोचकर कासिम ने कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हारी इस कीमती परछाई को खरीदने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या कीमत लोगे? मुल्ला ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरकर सोचने का नाटक किया। सेठ जी, चीज अनमोल है, पर आपके लिए मैं ज्यादा कीमत नहीं लगाऊंगा। बस 100 दीनार दे दीजिए। 100 दीनार? सुनकर सब चौंक गए। यह एक बड़ी रकम थी। कासिम को एक पल के लिए झटका लगा, लेकिन फिर उसके अंदर का अहंकारी व्यापारी जाग गया। उसे लगा कि 100 दीनार में मुल्ला की इज्जत को सरेआम नीलाम करने का यह सौदा महंगा नहीं है। ठीक है, कासिम ने अपनी तिजोरी से 100 दीनार निकालते हुए कहा, यह लो 100 दीनार। आज से तुम्हारी परछाई मेरी हुई। लेकिन एक शर्त है। हम इसका एक कानूनी सौदा करेंगे। कागज पर लिखाप भी होगी और उस पर गांव के सरपंच और कुछ अन्य लोगों के दस्तखत होंगे, ताकि तुम बाद में मुकर न जाओ। मुल्ला तुरंत राजी हो गए। मुझे मंजूर है सेठ जी। आप जैसा कहें वैसा ही होगा। तुरंत कागज कलम मंगवाया गया। एक सौदा लिखा गया। मैं मुल्ला नसीरुद्दीन आज दिनांक को पूरे होशोहवास में अपनी परछाई सेठ कासिम को 100 दीनार में बेचता हूँ। आज के बाद मेरी परछाई पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। यह सेठ कासिम की संपत्ति है। यह जहां भी जाएगी सेठ कासिम की ही कहलाएगी। सेठ कासिम अपनी इस संपत्ति का जैसे चाहें वैसे उपयोग कर सकते हैं। नीचे मुल्ला ने दस्तखत किए, कासिम ने दस्तखत किए और सरपंच समेत 5 गवाहों ने भी दस्तखत कर दिए। कासिम ने गर्व से वह कागज अपनी जेब में रखा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। उसने 100 दीनार मुल्ला के हाथ में थमा दिए। मुल्ला ने पैसे लिए, अदब से सलाम किया और कहा, शुक्रिया सेठ जी। अपनी नई संपत्ति का ख्याल रखिएगा। यह कहकर मुल्ला वहां से चल पड़े। कासिम और उसके चमचे जोर जोर से हंस रहे थे। देखो देखो, पागल मुल्ला अपनी परछाई बेचकर जा रहा है। पूरे शहर में यह बात आग की तरह फैल गई। किसी ने मुल्ला को मूर्ख कहा, किसी ने पागल, तो किसी ने बेचारा। लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि मुल्ला नसीरुद्दीन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मुल्ला घर पहुंचे, पैसे फातिमा को दिए और बोले, यह तो बस बयाना है। असली कीमत तो कासिम को अभी चुकानी है। भाग 3, परछाई का इस्तेमाल। अगली सुबह कासिम सेठ बड़े गर्व के साथ अपनी दुकान पर बैठा था। वह हर आने जाने वाले को रोककर बता रहा था कि कैसे उसने मुल्ला की अक्ल को 100 दीनार में खरीद लिया। लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि दाल में कुछ काला जरूर है।
तभी मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी छड़ी टेकते हुए बाजार में आए। वह सीधे कासिम की दुकान की ओर बढ़े। कासिम उन्हें देखकर मुस्कुराया। आओ आओ मुल्ला, अपनी बिकी हुई चीज को देखने आए हो क्या? मुल्ला ने जवाब दिया, नहीं सेठ जी, मैं तो बस यह देखने आया हूं कि आप अपनी संपत्ति का ठीक से ख्याल रख रहे हैं या नहीं। यह कहकर मुल्ला दुकान के ठीक सामने चिलचिलाती धूप में खड़े हो गए। उन्होंने इस तरह से अपना कोण बनाया कि उनकी लंबी परछाई सीधे कासिम की दुकान के अंदर उसके कीमती कालीनों पर पड़ रही थी। एक ग्राहक कालीन खरीदने आया था। उसने कहा, सेठ जी, यह कालीन तो अच्छा है, लेकिन इस पर यह परछाई किसकी पड़ रही है? मुझे इसका असली रंग समझ नहीं आ रहा। कासिम ने चिल्लाकर कहा, ऐ मुल्ला, हटो वहां से, मेरी दुकान पर अंधेरा कर रहे हो। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैं कैसे हट जाऊं सेठ जी, मैं तो सड़क पर खड़ा हूं। अंदर तो आपकी संपत्ति है, आपकी परछाई। अगर आपको उससे कोई दिक्कत है तो आप ही उसे वहां से हटवा दीजिए। अब वह मेरी तो रही नहीं। कासिम निरुत्तर हो गया। सौदे के कागज के अनुसार परछाई अब उसकी थी। वह मुल्ला को हटने के लिए कैसे कह सकता था? ग्राहक बिना कालीन खरीदे चला गया। थोड़ी देर बाद एक और ग्राहक आया, फिर एक और। हर कोई दुकान के अंदर पड़ती परछाई की शिकायत करता और मुल्ला बड़ी शांति से बाहर खड़े रहते। कासिम का खून खौल रहा था। उसका धंधा चौपट हो रहा था। उसने गुस्से में मुल्ला से कहा, ठीक है, ठीक है, तुम जिएते, अब जाओ यहां से। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जा तो रहा हूं सेठ जी, लेकिन अपनी परछाई तो नहीं ले जा सकता। वह तो आपकी है, यह कहकर मुल्ला वहां से चल पड़े। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दोपहर के समय जब कासिम अपनी हवेली में खाना खाने के बाद आराम करने जा रहा था, तो उसने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसकी हवेली की सफेद चमचमाती दीवार के सहारे खड़े होकर सुस्ता रहे हैं। उनकी परछाई एक बड़े काले धब्बे की तरह दीवार पर फैली हुई थी। कासिम दौड़ता हुआ बाहर आया। अरे, यहां क्या कर रहे हो? मेरी दीवार गंदी कर रहे हो। मुल्ला ने आंखें खोलीं। मैं तो अपनी गली में खड़ा हूं सेठ जी, आपकी दीवार पर तो आपकी खरीदी हुई परछाई आराम कर रही है। बेचारी सुबह से मेरे साथ चल चल कर थक गई होगी। मैंने सोचा आपकी दीवार पर थोड़ी देर सुस्ता लेगी। कासिम के पास कहने को कुछ नहीं था। वह गुस्से में पैर पटकता हुआ अंदर चला गया। अब तो यह रोज का सिलसिला बन गया। मुल्ला सुबह कासिम की दुकान के सामने खड़े हो जाते, दोपहर में उसकी हवेली की दीवार पर अपनी परछाई से आराम करवाते, और शाम को जब कासिम अपने दोस्तों के साथ बगीचे में बैठता तो मुल्ला पास के एक पेड़ पर चढ़ जाते और उनकी परछाई ठीक कासिम की महफिल के बीचों बीच पड़ती। मुल्ला जहां जहां जाते उनकी परछाई कासिम की किसी न किसी चीज पर पड़ती। कभी उसके घोड़े पर, कभी उसकी पालकी पर, तो कभी उसके खाने की थाली पर। कासिम का जीना हराम हो गया था। वह अपनी ही खरीदी हुई चीज से परेशान था। शहर के लोग अब कासिम पर हंस रहे थे। उसकी शान मिट्टी में मिल रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसने 100 दीनार में परछाई नहीं बल्कि एक मुसीबत मोल ले ली है। इस खेल का चरमोत्कर्ष उस दिन आया जब कासिम ने अपनी हवेली में एक बहुत बड़ी दावत रखी। उसने शहर के सभी बड़े बड़े व्यापारियों, अधिकारियों और अमीर लोगों को बुलाया था। यह दावत उसकी शान और शौकत का प्रदर्शन थी। आंगन में शानदार कालीन बिछे थे, बेहतरीन खाना परोसा जा रहा था और संगीत की महफिल जमी थी। कासिम अपने मेहमानों के साथ बैठा अपनी बड़ाई के पुल बांध रहा था।
वह मुल्ला वाली कहानी सुनाकर खुद को बहुत बुद्धिमान साबित करने की कोशिश कर रहा था, और मैंने उस मूर्ख मुल्ला को 100 दीनार में ऐसा सबक सिखाया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक महफिल में अंधेरा सा छा गया। सबने ऊपर देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन कासिम की हवेली की छत पर ठीक आंगन के ऊपर एक चादर बिछाए आराम से लेटे हुए थे। सूरज की रोशनी में उनकी विशाल परछाई ठीक दावत के बीचों बीच खाने की मेजों और मेहमानों पर पड़ रही थी। सारे मेहमान चौंक गए। यह क्या हो रहा है? एक ने पूछा। कासिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ मुल्ला, नीचे उतरो। मेरी दावत खराब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुल्ला ने ऊपर से ही जवाब दिया, गुस्ताखी माफ सेठ जी। मैं तो आपकी छत पर भी नहीं हूं। मैं तो अपने घर की छत पर हूं जो आपकी छत से सटी हुई है। नीचे आपकी दावत में तो आपकी खरीदी हुई संपत्ति है। मैं तो बस यह सुनिश्चित करने आया था कि आपकी परछाई भी इस शाही दावत का मजा ले सके। आखिर वह भी तो अब शाही हो गई है। यह सुनकर कुछ मेहमान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कासिम के लिए यह अपमान की पराकाष्ठा थी। उसकी सारी इज्जत, सारी शान सबके सामने धूल में मिल रही थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुल्ला, खुदा के लिए नीचे आ जाओ। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मुल्ला ने कहा, सेठ जी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी परछाई वापस चाहिए। कासिम लगभग रोते हुए बोला, ले लो। ले लो अपनी परछाई। मुझे नहीं चाहिए यह मनहूस परछाई। मैं सौदा रद्द करता हूं। मुल्ला ने कहा, सेठ जी, सौदा इतनी आसानी से रद्द नहीं होगा। आपने लिखा भी की थी, गवाहों के सामने। अब अगर आपको यह सौदा रद्द करना है तो मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? बोलो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, कासिम ने हताश होकर कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन छत पर खड़े हुए और अपनी उंगली से उस विशाल दीवार की ओर इशारा किया जो उनके और कासिम के घर के बीच में थी। मेरी शर्त यह है, मुल्ला ने बुलंद आवाज में कहा, कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हारी यह घमंड की दीवार यहां नहीं होनी चाहिए। इसे तुड़वा दो ताकि सूरज की रोशनी मेरे घर में वैसे ही आ सके जैसे पहले आती थी। सारे मेहमान सन्न रह गए। कासिम को समझ आ गया कि यह पूरा खेल इसी दीवार के लिए रचा गया था। उसकी आंखों के सामने 100 दीनार, उसकी झूठी शान और मुल्ला की मूर्खता सब घूम गया। उसे एहसास हुआ कि असली मूर्ख वह खुद था। उसने मुल्ला की सादगी को उसकी कमजोरी समझने की भूल की थी। मेहमानों के सामने अपनी और बेइज्जती करवाने से बेहतर कासिम ने शर्त मानना समझा। उसने झुके हुए सिर से कहा, मुझे मंजूर है मुल्ला। कल सुबह तक यह दीवार नहीं रहेगी। और अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही कासिम के मजदूर उस घमंड की दीवार को गिरा रहे थे। सूरज की पहली किरण जब मुल्ला के घर पहुंची तो वह अंधेरे को चीरती हुई एक नई सुबह का पैगाम लाई। फातिमा के चेहरे पर मुस्कान थी, गुलाब के पौधे जैसे मुस्कुरा रहे थे, और मुल्ला का गधा खुशी से रेंक रहा था। मुल्ला ने अपने 100 दीनार कासिम को लौटा दिए और कहा, सेठ जी, यह रखिए। मुझे अपनी परछाई सबसे ज्यादा प्यारी है क्योंकि यह मुझे जमीन से जोड़े रखती है। यह याद दिलाती है कि हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, हमारा वजूद रोशनी का मोहताज है। उस दिन के बाद कासिम का घमंड हमेशा के लिए टूट गया। उसने सीखा कि दौलत से दीवारें तो खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन किसी की खुशी और सूरज की रोशनी नहीं खरीदी जा सकती। तो यह थी कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन की, जिन्होंने अपनी परछाई बेचकर न सिर्फ अपना हक वापस लिया, बल्कि यह भी सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत अक्ल में होती है, दौलत में नहीं। और कभी-कभी
सबसे बेतुके लगने वाले रास्ते ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कहानी 4। एक समय की बात है, एक दूर देश में एक राजा राज्य करता था, जो अपनी शक्ति और धन के लिए जाना जाता था, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के लिए नहीं। राजा को अक्सर अपने दरबारियों और प्रजा के सामने अपनी श्रेष्ठता साबित करने का शौक था, भले ही इसका मतलब मूर्खतापूर्ण सवाल पूछना या असंभव कार्य देना हो। वह चाहता था कि सब उसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने, जबकि असलियत में वह अक्सर बचकाना हरकतें करता था। राजा ने मुल्ला नसरुद्दीन की ख्याति सुनी थी। उसने सुना था कि मुल्ला कितने बुद्धिमान और चतुर हैं, और यह बात उसे परेशान करती थी। राजा को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उससे ज्यादा बुद्धिमान हो। उसने मुल्ला को अपने दरबार में बुलाने का फैसला किया, ताकि वह उन्हें सार्वजनिक रूप से नीचा दिखा सके और साबित कर सके कि वह खुद ही सबसे बुद्धिमान है। मुल्ला को राजा का निमंत्रण मिला। वह जानते थे कि राजा उन्हें क्यों बुला रहा है। मुल्ला हमेशा विनम्र रहते थे, लेकिन वे किसी की भी मूर्खता को बर्दाश्त नहीं करते थे, खासकर जब वह सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन की जाए। उन्होंने राजा के दरबार जाने का फैसला किया। मुल्ला दरबार पहुंचे। राजा अपने भव्य सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर उसके दरबारी और सलाहकार बैठे थे। राजा ने मुल्ला को देखा और एक अहंकारी मुस्कान के साथ कहा, मुल्ला, मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ सुना है। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुल्ला ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। राजा ने एक गहरी सांस ली और एक ऐसा सवाल पूछा जो उसे लगता था कि मुल्ला कभी हल नहीं कर पाएंगे। राजा ने कहा, मुल्ला, मुझे बताओ, इस दुनिया में मूर्खों की संख्या कितनी है? राजा को लगा कि मुल्ला या तो कोई काल्पनिक संख्या बताएंगे या फिर कहेंगे कि यह बताना असंभव है। राजा की योजना थी कि वह मुल्ला को इन दोनों ही सूरतों में गलत साबित करेगा। अगर मुल्ला संख्या बताते तो राजा कहता कि यह साबित कैसे हुआ। अगर मुल्ला कहते कि यह असंभव है तो राजा कहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी फुसफुसा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि मुल्ला अब मुश्किल में फंस गए हैं। यह वाकई एक असंभव सवाल था। कोई कैसे बता सकता है कि दुनिया में मूर्खों की संख्या कितनी है? मुल्ला ने एक पल के लिए सोचा। उन्होंने राजा की आंखों में देखा, जिसमें चुनौती और थोड़ी सी मूर्खता दोनों साफ झलक रही थी। फिर मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यह बहुत ही आसान सवाल है। इस दुनिया में मूर्खों की संख्या उतनी ही है जितनी आपकी सेना में सैनिकों की। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा भी भौंचक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुल्ला ऐसा जवाब देंगे। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, क्या? मुल्ला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेना का अपमान करने की? क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे सैनिक मूर्ख हैं? मुल्ला ने शांत भाव से कहा, हुजूर, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा कि मूर्खों की संख्या आपकी सेना के बराबर है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम? मुल्ला ने कहा, आप अपनी सेना के सभी बुद्धिमान और समझदार सैनिकों को अलग कर दीजिए। जो सैनिक बचेंगे वे सब मूर्ख होंगे और उनकी गिनती कर लीजिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मूर्खों की संख्या कितनी है। राजा और उसके दरबारी इस जवाब से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। मुल्ला ने राजा की ही बात का इस्तेमाल करके उसे फंसा दिया था। राजा ने जो सवाल पूछा था वह खुद ही एक मूर्खतापूर्ण सवाल था और मुल्ला ने उसी मूर्खता को राजा के सामने उजागर कर दिया था।
अगर राजा अपनी सेना से बुद्धिमान सैनिकों को अलग करता तो इसका मतलब यह होता कि वह मान रहा है कि उसकी सेना में मूर्ख सैनिक हैं। और अगर वह ऐसा नहीं करता तो इसका मतलब होता कि वह मुल्ला की बात से सहमत है। मुल्ला ने राजा को ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां वह जीत नहीं सकता था। राजा का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। दरबारी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ के मुंह से आवाज निकल ही गई। मुल्ला ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से राजा की मूर्खता का पर्दाफाश कर दिया था। राजा ने हार मान ली। उसे समझ आ गया था कि मुल्ला को हराना असंभव है। उसने मुल्ला की तारीफ की और उन्हें इनाम देकर विदा किया। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा चुके थे। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ज्ञान और बुद्धि की श्रेष्ठता। यह कहानी दिखाती है कि भले ही किसी के पास कितनी भी शक्ति या धन हो, असली श्रेष्ठता हमेशा ज्ञान और बुद्धि में होती है। राजा अपनी शक्ति के बल पर मुल्ला को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन मुल्ला ने अपनी बुद्धि से उसे ही नीचा दिखा दिया। कहानी 5। मुल्ला और बुद्धू व्यापारी जिसने सस्ता खरीदा महंगा पछताया। एक समय की बात है, शहर के सबसे हलचल भरे बाजार के बीचों बीच एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था कासिम। कासिम अपनी कंजूसी के लिए पूरे शहर में मशहूर था। उसकी एक ही फिलॉसफी थी, सबसे सस्ता ही सबसे अच्छा है। वह घंटों तक मोलभाव करता, हर चीज में नुक्स निकालकर दाम कम करवाता और फिर अपनी चालाकी पर इतराता हुआ घर लौटता। उसके घर में ऐसी चीजों का ढेर लगा था जो उसने कौड़ियों के भाव खरीदी थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो टूटी फूटी होती या किसी काम की नहीं होती। शहर के लोग कासिम की इस आदत से वाकिफ थे। जब भी वह बाजार आता, दुकानदार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। उन्हें पता था कि कासिम आएगा, घंटों उनका सिर खाएगा और अंत में सबसे घटिया चीज सबसे कम दाम में खरीद कर ले जाएगा। हमारे प्यारे मुल्ला नसरुद्दीन भी अक्सर कासिम को बाजार में देखते थे। वह देखते कि कैसे कासिम एक थोड़ा सा फटा हुआ कालीन यह सोचकर खरीद लेता कि वह उसे घर जाकर सिल लेगा, या एक दरार वाला मटका इसलिए खरीद लेता क्योंकि वह बाकी मटकों से 2 पैसे सस्ता था। मुल्ला मन ही मन सोचते, यह आदमी पैसे बचाने के चक्कर में अपना कितना नुकसान कर रहा है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर एक दिन मुल्ला को मौका मिल ही गया। एक अनोखे गधे की पेशकश। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अपने सबसे बूढ़े, सबसे सुस्त और सबसे जिद्दी गधे को लेकर बाजार पहुंचे। उन्होंने गधे को नहला धुलाकर चमकाया और उसके गले में कुछ रंग बिरंगे फीते बांध दिए ताकि वह दूर से आकर्षक लगे। बाजार के बीचों बीच खड़े होकर मुल्ला ने जोर से आवाज लगानी शुरू की, आइए आइए, एक अनोखा चमत्कारी गधा ले जाइए। ऐसा गधा जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। दाम इतना कम कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जल्दी कीजिए, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। मुल्ला की आवाज सुनकर बाजार में भीड़ जमा होने लगी। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि मुल्ला अपने बूढ़े गधे शेरू को बेच रहे हैं, तो वे हंसकर आगे बढ़ गए। सब जानते थे कि शेरू कितना आलसी है। लेकिन तभी भीड़ में से किसी की आंखें चमकीं। वह था कंजूस व्यापारी कासिम। जैसे ही उसने दाम इतना कम सुना, उसके कान खड़े हो गए। वह तेजी से भीड़ को चीरता हुआ मुल्ला के पास पहुंचा। क्या बात है मुल्ला जी? कासिम ने गधे को ऊपर से नीचे देखते हुए पूछा। आज अपने इस गधे को बेच रहे हैं? क्या खासियत है इसमें जो इतना शोर मचा रहे हैं? मुल्ला ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, कासिम भाई, तुम एक सच्चे व्यापारी हो, तुम ही इसकी कदर कर सकते हो। यह कोई मामूली गधा नहीं है। यह किफायती गधा है।
किफायती? उसका क्या मतलब? कासिम ने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने कासिम के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, देखो, यह गधा बहुत कम खाता है। इतना कम कि तुम्हें इसके खाने पीने पर कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा। यह कभी शिकायत नहीं करता, कभी शोर नहीं मचाता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात, मैं इसे बहुत सस्ते में दे रहा हूं क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तुम्हारे जैसे समझदार व्यापारी के लिए यह सोने पर सुहागा है। कासिम की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। कम खाता है, शिकायत नहीं करता, बहुत सस्ता, ये शब्द उसके लिए संगीत की तरह थे। उसने गधे की ठीक से जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने न उसके दांत देखे, न उसकी चाल परखी। उसका सारा ध्यान बस इस बात पर था कि उसे एक गधा लगभग मुफ्त में मिल रहा है। कितने में दोगे? कासिम ने अपनी उत्सुकता छिपाते हुए पूछा। मुल्ला ने एक दाम बताया जो पहले से ही बहुत कम था, लेकिन कासिम अपनी आदत से मजबूर था। उसने मोलभाव करना शुरू कर दिया। मुल्ला ने भी थोड़ा नाटक किया और आखिरकार एक ऐसी कीमत पर मान गए जो सुनकर कासिम को लगा कि उसने दुनिया की सबसे अच्छी डील कर ली है। कासिम ने तुरंत पैसे निकालकर मुल्ला को दिए और गधे की रस्सी पकड़कर गर्व से बाजार में घूमने लगा। वह हर किसी को रोक रोक कर बताता, देखो, मुल्ला को बेवकूफ बना दिया। इतना बढ़िया गधा और वो भी इतने कम दाम में। इसे कहते हैं असली व्यापार। लोग उसे देखकर मुस्कुराते रहे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। मुल्ला दूर खड़े सब देख रहे थे और उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। महंगे सौदे का कड़वा सच। अगले दिन कासिम ने सोचा कि क्यों न अपने नए गधे पर सामान लादकर पास के गांव में बेचने जाया जाए। उसने गधे की पीठ पर सामान का भारी बोझ लादा। लेकिन जैसे ही उसने गधे को चलने के लिए कहा, गधा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। कासिम ने उसे खींचा, धक्का दिया, डंडे से मारने की कोशिश की, लेकिन गधा टस से मस नहीं हुआ। थक-हार कर कासिम ने उस पर से आधा सामान उतारा। अब जाकर गधा धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ा। कासिम को जो रास्ता 1 घंटे में तय करना था, उसे पूरा करने में 4 घंटे लग गए। गांव पहुंचते पहुंचते बाजार बंद होने का समय हो गया था और उसका आधा से ज्यादा सामान बिका ही नहीं। मुल्ला की बात सच थी, गधा वाकई बहुत किफायती था। वह खाता बहुत कम था, लेकिन इसी वजह से उसमें काम करने की ताकत भी बिल्कुल नहीं थी। वह शिकायत भी नहीं करता था, क्योंकि वह इतना आलसी था कि उसे हिनहिनाने में भी जोर आता था। कासिम की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। कुछ दिन पहले जो उसने फटा हुआ कालीन खरीदा था, वह एक ही हफ्ते में तार-तार हो गया। दरार वाला मटका, जिसमें उसने कीमती तेल भरा था, टूट गया और सारा तेल बह गया। जिन सस्ते फलों को उसने खरीदा था, वे बेचने से पहले ही सड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द वह किफायती गधा ही साबित हुआ। वह कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर एक कोने में खड़ा रहता। कासिम का व्यापार ठप होने लगा क्योंकि वह समय पर सामान पहुंचा ही नहीं पाता था। पूरे शहर में उसका मजाक उड़ने लगा। लोग उसे बुद्धू व्यापारी और उसके गधे को कासिम का सिंहासन कहकर चिढ़ाते। मुल्ला का सबक। एक दिन गुस्से और हताशा में कासिम सीधा मुल्ला नसरुद्दीन के घर पहुंचा। मुल्ला, तुमने मुझे धोखा दिया है, वह चिल्लाया। तुमने मुझे एक बेकार, आलसी और निकम्मा गधा बेच दिया। यह किसी काम का नहीं है। मैं अपने पैसे वापस चाहता हूं। मुल्ला बड़े आराम से अपने बगीचे में बैठे थे। उन्होंने शांति से कासिम की पूरी बात सुनी। जब कासिम का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तो मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, कासिम भाई, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने तो वही बताया जो सच था।
क्या मतलब? कासिम गुर्राया। मुल्ला ने समझाया, मैंने कहा था कि गधा किफायती है और वह है। वह कम खाता है। मैंने यह तो कभी नहीं कहा था कि वह ताकतवर या फुर्तीला है। मैंने कहा था कि वह शिकायत नहीं करता, और वह नहीं करता। तुम इतने सस्ते दाम को सुनकर इतने अंधे हो गए थे कि तुमने यह देखने की जहमत ही नहीं उठाई कि तुम खरीद क्या रहे हो। सच तो यह है कासिम कि तुमने गधा नहीं खरीदा, तुमने एक सस्ता सौदा खरीदा है। गधा तो उस सौदे के साथ मुफ्त में आया है। मुल्ला ने आगे कहा, तुम हमेशा सबसे सस्ती चीज के पीछे भागते हो। तुमने एक सस्ता कालीन खरीदा जो फट गया, एक सस्ता मटका खरीदा जो टूट गया, और अब एक सस्ता गधा खरीदा जो चलता नहीं। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मुल्ला के शब्द कासिम के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आंखों के सामने अपनी सारी बेवकूफियां घूम गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने सस्ता खरीदकर कितना कुछ गवा दिया था। उन चीजों को खरीदने में उसने जो थोड़े से पैसे बचाए थे, उससे कहीं ज्यादा का नुकसान उसे हो चुका था। उस दिन के बाद कासिम पूरी तरह बदल गया। उसने समझ लिया था कि असली सौदा सबसे कम कीमत में नहीं, बल्कि अच्छी गुणवत्ता में होता है। उसने उस आलसी गधे को बस अपने बगीचे में घास चरने के लिए छोड़ दिया और एक नया, मजबूत गधा खरीदा, भले ही वह महंगा था। जल्द ही उसका व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। अब वह चीजें खरीदने से पहले उनकी गुणवत्ता देखता था, न कि सिर्फ उनका दाम। और मुल्ला की यह सीख, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, पूरे शहर के लिए एक कहावत बन गई, जो सबको याद दिलाती थी कि लालच और मूर्खता का सौदा हमेशा महंगा पड़ता है। कहानी 5। मुल्ला नसरुद्दीन का दरबार हमेशा की तरह एक अजीबोगरीब मामले से गूंज रहा था। आज का मामला था एक व्यापारी और 3 ऐसे गवाहों का, जिन पर चोरी का इल्जाम था। व्यापारी ने दावा किया कि उसकी दुकान से एक बेशकीमती हीरा चोरी हो गया था, और उसने 3 लोगों को संदिग्ध के तौर पर पेश किया था, जो उसके अनुसार चोरी के वक्त दुकान के बाहर मौजूद थे। मुल्ला अपनी न्यायपीठ पर बैठे थे, उनकी आंखों में हमेशा की तरह शरारत और बुद्धिमत्ता का मिश्रण था। उन्होंने तीनों गवाहों को एक एक करके आगे बुलाया। पहला गवाह एक लंबा, दुबला-पतला आदमी, जिसकी आंखें लगातार इधर-उधर घूम रही थीं। मुल्ला, बताओ, उस दिन तुमने क्या देखा? गवाह, हुजूर, मैं उस दुकान के पास से गुजर रहा था। मैंने देखा कि एक आदमी दुकान से बाहर निकला, उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। मुझे लगा कि वह हीरा था। मुल्ला, तुम इतनी निश्चितता से कैसे कह सकते हो कि वह हीरा था? गवाह, उसकी चमक ऐसी थी, हुजूर। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी चमक कभी नहीं देखी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दूसरा गवाह एक मोटा, गोलमटोल आदमी, जो बार बार अपने पसीने को पोंछ रहा था। मुल्ला, तुमने क्या देखा? गवाह, हुजूर, मैं भी वहां था। मैंने सुना कि दुकान के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई, फिर मैंने देखा कि वही आदमी तेजी से बाहर निकला। मुझे लगा कि उसने कुछ चुराया है। मुल्ला, तुम्हें कैसे पता कि वही आदमी था? गवाह, हुजूर, अंधेरा होने वाला था, लेकिन मैंने उसकी परछाई देखी। वह उस आदमी जैसा ही दिख रहा था जिसका पहले गवाह ने जिक्र किया। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई। तीसरा गवाह एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें कमजोर थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मुल्ला, तुमने क्या देखा, बाबा? गवाह, हुजूर, मेरी आंखें अब उतनी तेज नहीं हैं, लेकिन मैं उस दुकान के पास बैठा था। मैंने देखा कि एक आदमी दुकान से निकला और वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसके हाव भाव से लगा कि उसने कुछ गलत किया है।
मुल्ला, क्या तुमने कुछ चमकते हुए देखा या कोई आवाज सुनी? गवाह, नहीं हुजूर, मेरी सुनने की शक्ति भी कमजोर है। मैंने बस उसके घबराए हुए चेहरे को देखा। मुल्ला ने तीनों गवाहों को अलग अलग कमरों में बिठाने का आदेश दिया ताकि वे एक दूसरे से बात न कर सकें। मुल्ला ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा हीरा कितना बड़ा था? व्यापारी ने अपनी उंगलियों से लगभग 1 इंच का घेरा बनाया। हुजूर, इतना बड़ा। मुल्ला ने फिर पूछा, और वह किस रंग का था? व्यापारी, वह एक गहरा नीला हीरा था हुजूर। बेमिसाल। अब मुल्ला ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उन्होंने एक छोटे से पत्थर का टुकड़ा उठाया जो बिल्कुल भी चमक नहीं रहा था और उसे अपने हाथ में छिपा लिया। उन्होंने पहले गवाह को वापस बुलाया। मुल्ला, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुमने हीरे की चमक देखी थी? यह देखो, क्या यह वही हीरा है? मुल्ला ने अपना हाथ खोला और वह पत्थर का टुकड़ा दिखाया। पहला गवाह बिना एक पल भी सोचे बोला, हाँ हुजूर, यह बिल्कुल वैसा ही चमक रहा था। यही तो वह हीरा था। मुल्ला ने अपने सिर पर हाथ मारा। उन्हें पता था कि गवाह झूठ बोल रहा है। एक सादा पत्थर कभी चमक नहीं सकता था, खासकर जब गवाह ने दावा किया था कि उसने बेमिसाल चमक देखी थी। अब बारी थी दूसरे गवाह की। मुल्ला ने फिर से वही पत्थर का टुकड़ा उठाया, उसे अपने हाथ में छिपाया और दूसरे गवाह को बुलाया। मुल्ला, तुमने कहा था कि तुमने उस आदमी की परछाई देखी थी जो दुकान से बाहर निकला था। अब बताओ, क्या यह वही हीरा है जिसकी वजह से वह आदमी घबराया हुआ था? दूसरा गवाह भी पहले गवाह की तरह ही बोला, हाँ हुजूर, यह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। यही तो वह हीरा है। मुल्ला की भौहें चढ़ गईं। दूसरा गवाह भी झूठ बोल रहा था। उसने परछाई देखने का दावा किया था, लेकिन अब वह एक ऐसे पत्थर को पहचान रहा था जिसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। अंत में मुल्ला ने तीसरे गवाह, उस बूढ़े आदमी को बुलाया। मुल्ला ने अपने हाथ में वही पत्थर रखा हुआ था। मुल्ला बाबा, तुमने कहा था कि तुम्हारी आंखें कमजोर हैं और सुनने की शक्ति भी कम है। क्या तुम बता सकते हो कि यह क्या है? बूढ़े आदमी ने अपनी कमजोर आंखों से पत्थर को गौर से देखा। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, हुजूर, मेरी आंखें इतनी अच्छी नहीं हैं कि मैं बता सकूं कि यह क्या है। यह बस एक पत्थर जैसा दिख रहा है। मुल्ला की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बूढ़े आदमी की ईमानदारी की सराहना की। फिर उन्होंने तीनों गवाहों को एक साथ दरबार में बुलाया। मुल्ला ने जोर से कहा, तुम तीनों ने झूठ बोला है। यह कोई हीरा नहीं है। उन्होंने वह पत्थर दरबारियों को दिखाया। यह एक साधारण पत्थर का टुकड़ा है। पहले गवाह ने कहा कि उसने इसकी चमक देखी, जबकि इसमें कोई चमक नहीं है। दूसरे गवाह ने कहा कि उसने इसकी परछाई देखी और उसे पहचान लिया, जबकि यह एक साधारण पत्थर है। केवल इस बूढ़े व्यक्ति ने सच कहा कि वह अपनी कमजोर आंखों के कारण इसे पहचान नहीं पाया। तीनों झूठे गवाहों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली। मुल्ला ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। उन्होंने व्यापारी से भी कहा कि उसे और सबूत लाने होंगे, क्योंकि इन झूठे गवाहों के आधार पर किसी को चोर घोषित नहीं किया जा सकता था। मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमत्ता और न्याय की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने एक बार फिर देखा कि कैसे मुल्ला ने अपनी चतुराई से झूठ का पर्दाफाश किया और न्याय का रास्ता दिखाया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि झूठ चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, सत्य हमेशा विजय होता है, खासकर जब मुल्ला नसरुद्दीन जैसे न्यायाधीश दरबार में हों। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच हमेशा सामने आता है
और झूठ की नींव पर खड़ा कोई भी दावा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी सरल लेकिन प्रभावी विधि से तीनों झूठे गवाहों को बेनकाब किया और दरबार में सच्चाई की जीत हुई। कहानी की लंबाई को 4000 शब्द तक बढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कहानी विस्तार से हो। यदि आप इसे और बढ़ाना चाहते हैं तो प्रत्येक गवाह के पृष्ठभूमि, उनके झूठ बोलने के कारण और मुल्ला के अन्य छोटे मोटे सवाल जवाब को और विस्तार दिया जा सकता है। आप मुल्ला के चरित्र, दरबारी प्रतिक्रियाओं और गांव में इस घटना के प्रभाव को भी और अधिक विस्तृत कर सकते हैं। कहानी 6। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य और कभी-कभी अजीब हरकतों के लिए जाना जाता था। मुल्ला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी साधारण झोपड़ी में रहता था। उनका जीवन कभी बहुत समृद्ध नहीं रहा था और अक्सर वे गरीबी से जूझते थे। एक दिन जब मुल्ला अपने घर के बाहर उदास बैठा था, तो उसकी पत्नी ने उसे चिंतित होकर देखा। क्या बात है मेरे प्यारे पति, उसने पूछा। आप इतने उदास क्यों हैं? मुल्ला ने गहरी सांस ली। हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें अपना गुजारा चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पत्नी ने सुझाव दिया, शायद आप कोई काम ढूंढ लें या अपनी कुछ चीजें बेच दें। मुल्ला ने अपनी पत्नी को देखा और फिर उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। मुझे एक विचार आया है, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। मैं खुद को बेचूंगा। पत्नी चौंक गई। आप क्या कह रहे हैं मुल्ला? आप खुद को कैसे बेच सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मेरा अनोखा तरीका है और मुझे यकीन है कि मुझे एक खरीदार मिल जाएगा। अगले दिन मुल्ला गांव के चौराहे पर एक ऊंचे स्थान पर खड़ा हो गया। उसने अपने गले में एक बड़ा सा तख्ता लटका रखा था, जिस पर लिखा था, मुल्ला नसरुद्दीन बिकाऊ है। गांव के लोग मुल्ला को देखकर हैरान रह गए। वे फुसफुसाते थे, मुल्ला पागल हो गया है और यह क्या तमाशा है। लेकिन मुल्ला दृढ़ था। उसने जोर से आवाज लगाई, मुल्ला नसरुद्दीन बिकाऊ है। जो कोई भी मुझे खरीदेगा, उसे एक वफादार सेवक मिलेगा जो उसके हर आदेश का पालन करेगा। लोगों ने ठहाके लगाए, लेकिन मुल्ला ने हार नहीं मानी। उसने पूरे दिन वहां खड़े होकर अपनी घोषणाएं जारी रखीं। उसी गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था, जिसका नाम हसन था। हसन बहुत धनी था, लेकिन वह बेहद कंजूस और अभिमानी भी था। उसने मुल्ला के बारे में सुना था और पहले तो उसे यह एक मजाक लगा। लेकिन जब उसने मुल्ला को पूरे दिन वहां खड़े देखा, तो उसके मन में एक विचार आया। यह मुल्ला एक बड़ा मूर्ख है, उसने सोचा। अगर मैं उसे खरीद लूं, तो मैं उसे अपने खेतों में काम करवा सकता हूं। वह मुफ्त का मजदूर बन जाएगा। हसन ने अपने मन में एक योजना बनाई। वह मुल्ला के पास गया और पूछा, तो मुल्ला, तुम सच में खुद को बेचना चाहते हो? बेशक, मुल्ला ने उत्तर दिया। मैं बिल्कुल तैयार हूं। कितने में? हसन ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। मुल्ला ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, 1 सोने के सिक्के में। हसन की आंखें फैल गईं। केवल 1 सोने का सिक्का? यह तो बहुत सस्ता है, उसने सोचा। यह तो एक बढ़िया सौदा है। हसन ने जल्दी से अपनी जेब से 1 सोने का सिक्का निकाला और मुल्ला को दे दिया। ठीक है मुल्ला, उसने कहा। अब तुम मेरे हो। मेरे साथ चलो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सिक्का लिया और हसन के साथ चल दिया। गांव के लोग हसन की बेवकूफी पर हंस रहे थे, लेकिन हसन को लगा कि उसने एक बहुत अच्छा सौदा किया है।
हसन मुल्ला को अपने घर ले आया। उसका घर एक आलीशान हवेली थी जिसमें कई नौकर और कर्मचारी थे। मुल्ला हसन ने कहा, अब तुम मेरे सेवक हो। तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। जैसा आप कहें मेरे मालिक, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। हसन ने मुल्ला को पहला काम दिया। जाओ, मेरे बगीचे में जाओ और खरपतवार साफ करो। मुल्ला बगीचे में गया। हसन को लगा कि मुल्ला कड़ी मेहनत करेगा, लेकिन मुल्ला ने कुछ देर तक खरपतवारों को देखा और फिर एक छोटे से पत्थर पर बैठ गया। कुछ देर बाद हसन बाहर आया और मुल्ला को निष्क्रिय बैठे देखा। तुम क्या कर रहे हो? मुल्ला हसन ने गुस्से में पूछा। मैंने तुम्हें खरपतवार साफ करने को कहा था। हाँ मालिक, मुल्ला ने कहा। मैं कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? हसन चिल्लाया। तुम तो बैठे हो। मैं सोच रहा हूं कि सबसे अच्छी तरह से खरपतवार कैसे साफ किए जाए, मुल्ला ने जवाब दिया। अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो मैं फूलों को भी उखाड़ सकता हूं। हमें एक योजना बनानी होगी। हसन ने सिर हिलाया। उसे मुल्ला का तरीका अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद मुल्ला सही कह रहा है। अगले दिन हसन ने मुल्ला को एक और काम दिया। आज तुम्हें मेरे घोड़ों को नहलाना है। मुल्ला अस्तबल में गया। हसन को लगा कि अब मुल्ला जरूर काम करेगा, लेकिन मुल्ला ने घोड़ों को देखा और फिर उन्हें पानी पिलाया। फिर वह अस्तबल के कोने में बैठ गया और घोड़ों को ध्यान से देखने लगा। हसन फिर से बाहर आया। क्या हुआ मुल्ला? उसने पूछा। घोड़े अभी तक गंदे हैं मालिक, मुल्ला ने कहा। मैंने देखा कि घोड़ों को नहलाने से पहले उन्हें खाना खिलाना और पानी पिलाना जरूरी है। अगर वे भूखे प्यासे होंगे तो उन्हें नहलाने में परेशानी होगी। और मुझे यह भी सोचना होगा कि कौन से साबुन का उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। हसन ने गुस्से में अपने बाल खींचे। उसे लगा कि मुल्ला जानबूझकर काम से बच रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हसन मुल्ला से और भी ज्यादा परेशान होता गया। मुल्ला हर काम के लिए एक अनोखा बहाना बनाता था या उसे करने के लिए इतना समय लेता था कि हसन को खुद ही वह काम करना पड़ता था। एक दिन हसन के कुछ मेहमान आने वाले थे। उसने मुल्ला को घर साफ करने और सजाने का आदेश दिया। मुल्ला ने झाड़ू ली और फिर उसने हर कमरे में थोड़ी देर झाड़ू लगाई, लेकिन कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं किया। वह कभी एक कोने में जाता, कभी दूसरे कोने में, और बीच बीच में रुककर अपने सिर पर हाथ फेरता। हसन ने देखा और चिल्लाया, मुल्ला, तुम क्या कर रहे हो? मेहमान आने वाले हैं और घर अभी भी गंदा है। मालिक, मुल्ला ने कहा। मैं सोच रहा हूं कि मेहमानों को सबसे ज्यादा कहाँ बैठना पसंद होगा। हमें उन्हीं जगहों को सबसे ज्यादा साफ करना चाहिए। बाकी जगह साफ करने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हसन ने गुस्से में अपना सिर पकड़ लिया। उसे लगा कि उसने अपने पैसे बर्बाद कर दिए हैं। एक बार हसन को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे के लिए दूसरे गांव जाना था। उसने मुल्ला को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद रास्ते में मुल्ला कुछ काम का साबित हो। रास्ते में उन्होंने एक पुल पार किया। पुल थोड़ा पुराना था और मुल्ला ने अचानक रुककर उसे ध्यान से देखा। क्या हुआ मुल्ला? हसन ने पूछा। मालिक, मुल्ला ने कहा, यह पुल थोड़ा कमजोर लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें पहले कुछ पत्थरों को हटाकर उसकी जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सुरक्षित है। हसन चिढ़ गया। तुम मूर्ख हो मुल्ला। हमें देर हो रही है, उसने मुल्ला को धक्का देकर आगे बढ़ने के लिए कहा। लेकिन जब वे पुल के बीच में पहुंचे तो पुल का एक हिस्सा ढह गया। सौभाग्य से वे बच गए,
लेकिन हसन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर उसने मुल्ला की बात सुनी होती तो वे सुरक्षित होते। हसन को अब मुल्ला की चाल समझ में आने लगी थी। मुल्ला हर काम को इस तरह से करता था कि वह काम करने से बच जाए, लेकिन साथ ही साथ अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन भी करे। एक दिन हसन ने मुल्ला को एक नया काम दिया। मुल्ला, मेरे सभी जूते पॉलिश करो। मुल्ला ने जूते लिए और फिर वह एक एक जूते को देखकर मुस्कुराता रहा। उसने एक भी जूते को पॉलिश नहीं किया। हसन ने देखा और पूछा, मुल्ला, तुम क्या कर रहे हो? जूते अभी भी गंदे हैं। मालिक, मुल्ला ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि कौन से जूते सबसे ज्यादा पहने जाते हैं। हमें उन्हीं जूतों को पॉलिश करना चाहिए। बाकी जूतों को पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे गंदे नहीं होते। हसन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह गुस्से में लाल हो गया। बस करो मुल्ला, उसने चिल्लाया। तुम मुझे पागल कर दोगे। मैंने तुम्हें एक सोने के सिक्के में खरीदा, लेकिन तुम कोई काम नहीं करते। तुम सिर्फ बहाने बनाते हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, मैंने आपको अपनी शर्तों पर बेचा था। मैंने कहा था कि मैं एक वफादार सेवक बनूंगा जो आपके हर आदेश का पालन करेगा, और मैंने यही किया है। तुमने क्या किया है? हसन ने पूछा। तुमने मुझे सिर्फ परेशान किया है। मालिक, मुल्ला ने कहा, मैंने आपको सिखाया है कि हर काम को करने से पहले सोचना कितना जरूरी है। मैंने आपको सिखाया है कि जल्दबाजी में काम करने से गलतियां हो सकती हैं। हसन को मुल्ला की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह केवल अपने नुकसान के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा कि उसने एक सोने का सिक्का एक ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद कर दिया है जो कोई काम नहीं करता। मुझे तुम्हें वापस बेचना होगा, हसन ने चिल्लाया। जरूर मालिक, मुल्ला ने कहा, लेकिन इस बार मैं 2 सोने के सिक्के में बिकूंगा। हसन चौंक गया। 2 सोने के सिक्के? तुम तो पागल हो गए हो। नहीं मालिक, मुल्ला ने कहा, मैंने आपको एक मूल्यवान सबक सिखाया है, और उस सबक की कीमत ज्यादा है। हसन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह मुल्ला से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि कोई भी उसे इतनी कीमत पर नहीं खरीदेगा। अंत में हसन ने हार मान ली। उसने मुल्ला को एक और सोने का सिक्का दिया और कहा, ठीक है मुल्ला, तुम आजाद हो। अब तुम यहां से चले जाओ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए 2 सोने के सिक्के लिए और अपने घर चला गया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसने कैसे खुद को बेचा और फिर अपने खरीदार को परेशान करके खुद को आजाद कर लिया। पत्नी हंसने लगी। आप हमेशा की तरह कमाल के हैं मुल्ला, उसने कहा। हसन को अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि उसने एक सोने का सिक्का बचाने के लिए एक महंगा सबक सीखा है। वह समझ गया कि मुल्ला ने उसे अपनी ही शर्तों पर हराया था। भाग 6, मुल्ला का सबक। गांव में यह कहानी आग की तरह फैल गई। लोगों ने मुल्ला की बुद्धिमत्ता और हसन की बेवकूफी पर हंसा। मुल्ला ने इस घटना से कई लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने दिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल काम करने में नहीं, बल्कि काम करने के तरीके में भी निहित है। उसने दिखाया कि कभी-कभी सबसे अच्छा काम करने का तरीका यह सोचना है कि काम को कैसे बेहतर बनाया जाए, भले ही इसका मतलब थोड़ा धीमा होना ही क्यों न हो। और हसन को भी एक सबक मिला। उसने सीखा कि लालच हमेशा अच्छी बात नहीं होती, और कभी-कभी सस्ता सौदा वास्तव में सबसे महंगा सौदा हो सकता है। उसने यह भी सीखा कि किसी को कम आंकना मूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई न कोई खास हुनर या बुद्धिमत्ता जरूर होती है। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी आज भी लोगों को हंसाती है,
और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में